अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एंजाइम और ये लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले अपना कंटेंट देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू एंजाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, कोफैक्टर, प्रोस्टेटिक ग्रुप्स एंड कोएंजाइम। ये कॉन्सेप्चुअल वे में हम देखेंगे लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, हाउ एंजाइम स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, हाउ एंजाइम लिवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये मेन पॉइंट्स रहेंगे जो कि अक्सर हम इस पॉइंट में हम कंफ्यूज हो रहते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या है। आपको पता होगा कि हमारे जिस्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको हम मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड कन्वर्ट होता है वाटर और ऑक्सीजन में, DNA कन्वर्ट होता है RNA में, RNA कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, डी रेप्लिकेशन, लिपिड ब्रेकडाउन, इतने सैकड़ों रिएक्शन है, हज़ारों रिएक्शन है, मसल कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट वगैरह। ये जितने भी रिएक्शन है इनको हम मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। नाम से ये ज़ाहिर है कैटाबॉलिज्म, कट, यहाँ पे आपको कट का लफ्ज़ नज़र आ रहा है ना, यानी कट लगाना, और जिस चीज़ के ऊपर हम कट लगाते हैं वो छोटा हो जाता है। तो लिहाजा ऐसा रिएक्शन जिसमें लार्ज बड़ा मालिक्यूल ब्रेक होकर हमें छोटा मालिक्यूल दे। और याद रहे जब भी बड़ा मालिक्यूल ब्रेक होगा तो उसके बॉन्ड्स टूटेंगे, और जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो वो हमें एनर्जी देंगे। तो लिहाजा कैटाबॉलिज्म में लार्ज मालिक्यूल कन्वर्ट होता है स्मॉल में और प्लस हमें एनर्जी देता है। एनाबॉलिज्म इसके उलट आप ले लें, जब स्मॉल चीज़ें को आप इकट्ठे करोगे और उस वहाँ पे एनर्जी ऐड कर लेंगे तो आपको जब लार्ज मालिक्यूल मिल जाएगा, इसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। एक मिसाल देखते हैं, ग्लूकोज है C6H12O6, ये ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और हमें एनर्जी देता है। ये एग्जांपल है कैटाबॉलिज्म का। इसका उलट ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस सनलाइट एनर्जी, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हमें ग्लूकोज देता है, तो ये एनाबॉलिज्म रिएक्शन है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब जाते हैं इसी रिएक्शन को आगे लेके कि ये रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इकट्ठे हो जाते हैं और सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है और ऐसे ग्लूकोज बन जाता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट होता है। इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल एक चीज़ डाल दें, जिस तरह हम आग जलाते हैं और आग जलाने में तकरीबन वो 10 मिनट लेता हो, और आप इस अगर थोड़ा सा पेट्रोल डालें तो 1 मिनट में जल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपने कुछ चीज़ डाल दी और ये रिएक्शन अब होता है 1 मिनट में। तो हम कहेंगे ये जो हमने ये चीज़ डाली है नई इस रिएक्शन में, इसने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने चीज़ डाली है इस रिएक्शन में, इसने इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाई है। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर स्पीड के लिए रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा स्पीड और रेट, यहाँ पे रेट का लफ्ज़ आए तो आपको समझना है कि स्पीड की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ हमने डाली है इसने जो रिएक्शन है इसका रेट बढ़ा दिया है। और ऐसा चीज़ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाए, स्पीड बढ़ाए, उस चीज़ को हम कैटालिस्ट कहते हैं। तो लिहाजा ये जो चीज़ मैंने डाला है ये कैटालिस्ट है। और चूँकि ये रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, प्लांट के अंदर, ह्यूमन के अंदर हो रहे हैं, तो लिहाजा इस कैटालिस्ट के साथ हम नाम देंगे बायो कैटालिस्ट, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जिसने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन को तेज़ कर दिया है। तो लिहाजा इस चीज़ को हम कहेंगे कि मैंने बायो कैटालिस्ट डाला है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज़ केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर ले और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर हो तो वो सिंपल कैटालिस्ट है, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो ये बायो कैटालिस्ट है। फिर आया 1877 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कोने, और इसने ये जो बायो कैटालिस्ट है इसको एक स्पेशल नाम दिया, और क्या दिया वो, शाबाश, वो नाम दिया एंजाइम। तो लिहाजा एंजाइम को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि दे आर बायो कैटालिस्ट विच इंक्रीज द रेट या स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। चूँकि एंजाइम बायोकैटालिस्ट है तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन नाम हम लेंगे, और विदाउट बीइंग यूज्ड इन द प्रोसेस। कैटालिस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये स्पीड को बढ़ाता है लेकिन ये खुद इस्तेमाल नहीं होता। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है। नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको गौर से सुनना है और इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। डेली लाइफ एग्जाम्पल को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, ये प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन खुद किस चीज़ से बना होता है, वो एमिनो एसिड से बना होता है, और ये प्रोटीन के अंदर स्ट्रेट प्रोटीन नहीं है, ये ग्लोबल प्रोटीन है, ये सर्कल के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये आपको एक एंजाइम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। एंजाइम आपको तो नज़र आ रहा है लेकिन इसका जो मेन चीज़ है, मेन जगह है, वो थोड़ा सा है।
जैसे आप एक लॉक को कसर कर ले, ये पूरा लॉक है लेकिन हम चाबी ख़ास पोर्शन में डालते हैं। हमारा जो काम वाला एरिया है वो ख़ास एक छोटा सा एरिया है जिसको मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। इस तरह एंजाइम के अंदर भी एक ख़ास जगह है, इस जगह को हम कहेंगे एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा जितने भी एरिया है ये एक्टिव साइट के सपोर्ट के तौर पर काम आता है। इसको हम कहेंगे कि ये एंजाइम का फ्रेमवर्क है, सपोर्टिंग एरिया है। जैसे कि लॉक में आप देख सकते हैं कि एक खास पोर्शन है, जितना भी आपको ये येलो पोर्शन नजर आया है ये इसी खास पोर्शन का सपोर्ट कर रहा है, ये भी फ्रेमवर्क है। ये आप देख सकते हैं, इससे हम जो स्क्रू है उसको टाइट करते हैं और इसमें भी एक ख़ास जगह है उससे हम टाइट करते हैं, तो इस ख़ास जगह को हम एक्टिव साइट कहेंगे। बाकी जितनी भी एरिया आपको नज़र आ रही है ये सपोर्ट के तौर पर काम करता है ताकि हम इसको पकड़ सकें। इस स्ट्रक्चर में एक और बात करते हैं सबस्ट्रेट का, इसको हम रिएक्टेंट भी कहते हैं। आपको पता है कि दो चीज़ें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल रही है, हमें ग्लूकोज मिल रहा है, तो जो चीज़ें लेफ्ट साइड पे जो है मिल रही है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो चीज़ राइट साइड पे है जो हमें मिल रहा है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जाहिर सी बात है एंजाइम इस रिएक्शन को तेज़ करेगा, अगर तेज़ करेगा तो वो अटैक करेगा रिएक्टेंट के ऊपर, तो इस तरह एंजाइम आके इन दोनों को अपने साथ जोड़ लेता है। इस तरह आप कंसिडर कर सकते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक वाटर है और एंजाइम ने अपने अंदर एक्टिव साइट में उसके बाइंड किए हैं। जिस तरह एक लॉक के अंदर हम एक की को घुमाते हैं, या आप इस तरह समझ सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम नट्स पकड़ते हैं और उसको घुमाते हैं। तो लिहाजा ऐसा रिएक्टेंट जिसके ऊपर एंजाइम अमल करता है, अपना काम करता है, फंक्शन करता है, तो इस चीज़ को हम सबस्ट्रेट का नाम देंगे। यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। लॉक में ये जो की है ये सबस्ट्रेट है क्योंकि ये एक करता है लॉक के ऊपर। इसके अलावा नट जो है ये आपके सबस्ट्रेट है। तो हम इस तरह इसको समराइज करते हैं कि एक्टिव साइट एंजाइम का वो पार्ट है जहाँ पे वो सबस्ट्रेट को बाइंड करता है और ये एक्टिव पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है। और सबस्ट्रेट वो ऐसा सब्सटेंस है जो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है। एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के दरमियान वीक बॉन्ड बनेगा और जब रिएक्शन खत्म होगा तो एक दूसरे से फिर से अलग हो जाएंगे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव साइट जो है वो एक खास सबस्ट्रेट को बाइंड करता है। तो हम कहेंगे कि एंजाइम जो है अपने फंक्शन में, एक्शन में वेरी स्पेसिफिक है। जैसे हर लॉक के लिए अलग से चाबी होती है, इस तरह हर रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम होता है। अगर एक एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो ये एंजाइम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में काम नहीं कर सकता क्योंकि एक्टिव साइट अलग है और वो कोई और सबस्ट्रेट को अटैच नहीं कर सकता। तो लिहाजा एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन। नेक्स्ट कोफैक्टर को हम डिफाइन करेंगे कि ये पार्टनर है एंजाइम के। यहाँ पे एक मिसाल देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आने वाला है। ये एक मोबाइल है लेकिन वो बैटरी के बगैर है, और अगर ये बैटरी के बगैर है तो ये काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं, इनएक्टिव है। हम कहेंगे कि ये स्विच ऑफ है। हालांकि मोबाइल तो है ना, अगर इसमें हम बैटरी डालें तो ये मोबाइल जो है वो एक्टिव हो जाता है, या हम कहेंगे कि स्विच ऑन हो जाता है। इसी तरह है ना। तो लिहाजा मोबाइल और इसका जो पार्टनर है वो बैटरी है। तो लिहाजा मोबाइल काम के नहीं है बगैर इसके पार्टनर, बगैर इसके बैटरी के। इस तरह ये एंजाइम है और ये इनएक्टिव है और ये स्विच ऑफ है, जिस तरह मोबाइल है बैटरी के बगैर। क्यों ये इनएक्टिव है? फॉर एग्जांपल अगर इसका ये सबस्ट्रेट है तो आप देख सकते हैं कि इस एक्टिव साइट के अंदर फिट आ सकता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए ये इनएक्टिव है। अब क्या होगा कि इसमें हम छोटा सा मालिक्यूल फिट कर लेंगे, तो ये जो मैंने फिट किया तो ये जो मालिक्यूल, इससे ये एंजाइम फंक्शनल हो जाएगा। अब ये सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है। तो लिहाजा ये जो नया मालिक्यूल यहाँ पे हमने लगाया, ये इसको हम कहेंगे कोफैक्टर। तो लिहाजा अब एंजाइम है कोफैक्टर के साथ, ये एक्टिव हो गया है और ये अब स्विच ऑन हो गया है। तो लिहाजा हम समराइज ऐसे करेंगे कि कोफैक्टर ऐसे मालिक्यूल है जो कि एंजाइम के साथ काम करते हैं और एंजाइम को फंक्शनल बनाते हैं। लिहाजा कोफैक्टर के बगैर एंजाइम काम नहीं करता, जिस तरह बैटरी के बगैर मोबाइल काम नहीं करता। यहाँ पे आपको दो वर्ड गौर से सुनने हैं, एक है एपो एंजाइम और एक है हेलो एंजाइम। यानी जब एंजाइम है और इसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं है तो इसको हम कहेंगे एपो एंजाइम, या आप कह सकते हैं इनएक्टिव एंजाइम को हम एपो एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम विद कोफैक्टर
तो इसको हम कहेंगे हेलो एंजाइम। आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसा याद रखना है। एपो में जो ए है, ए का मतलब होता है विदाउट, यानी यहाँ पे कोई कोफैक्टर नहीं है। वैसे एपो का मतलब भी ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है। एपीओ ये जो प्रीफिक्स है ये ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है, और एंजाइम तब ऑफ होता है जब इसके साथ कोफैक्टर नहीं होता। तो लिहाजा एंजाइम तब काम करेगा जब इसके साथ कोफैक्टर अटैच हो। अब कोफैक्टर के दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप और एक को हम कहते हैं कोएंजाइम। प्रोस्टेटिक ग्रुप ऐसा कोफैक्टर है जो एंजाइम के साथ परमानेंटली बाइंड होता है। अगर एक दफ़ा बाइंड हो गए तो उससे फिर अलग नहीं होता। और इसके अपोजिट ले ले, कोएंजाइम जो है वो भी एंजाइम को ऑन ऑफ करता है, कोफैक्टर है लेकिन वो लूजली बाइंड होता है। बाइंड हो जाता है तो उस वक्त तक काम करेगा और उसके बाद काम करने के बाद इससे फिर डिटैच हो जाता है। ये कैसा याद रखना है, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। प्रोस्टेटिक के ग्रुप में सबसे पहले है PR, तो PR से आपको याद रखना है परमानेंट। तो लिहाजा अगर ये परमानेंट है तो कोएंजाइम लाजमी तौर पर वो लूजली बाइंड होंगे। इसके अलावा प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन से नहीं बना हो, इसमें ज़्यादातर मेटल आयन मौजूद होते हैं। और जबकि कोएंजाइम ऑर्गेनिक in नेचर होते हैं, जिसके NADPH आपने नाम सुने होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम करता है एंजाइम के लिए, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, तभी ऑर्गेनिक है। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताता हूँ, जहाँ पे IUM का लफ्ज़ आए उसको हम कहेंगे कि ये मेटल है, जैसे कि मैग्नीशियम, फेरियम, एल्यूमिनियम। तो ये पॉइंट आपको समझना है। एक मेन पॉइंट, ये जो कोफैक्टर है ये नॉन प्रोटीन होते हैं नेचर। हमने पढ़ा था कि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, तो इसके साथ ये जो कोफैक्टर लगेगा ये प्रोटीन से नहीं बना होगा, कि उस कोई और चीज़ से बना होगा, लिपिड्स ले ले, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, उसकी कम्बिनेशन होती है। तो उम्मीद है आपको कोफैक्टर वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, एंजाइम एक्शन के रिलेटेड दो हाइपोथेसिस है। इसको हम कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरे को हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस ये प्रपोज किया था एमएल फिशर ने 1890 और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस प्रपोज किया था कॉशलैंड ने 1958। ये डेट में फ़र्क आ सकता है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस कह रहा है कि एंजाइम का ये जो एक्टो साइड है ये रिजिड है। रिजिड का मतलब ये हार्ड है, और जब इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं आता, क्योंकि ये हार्ड है। जिस तरह लॉक के अंदर हम की डालते हैं तो लिहाजा लॉक का ये जो होल है इसमें कुछ फ़र्क आता है नहीं। तो लिहाजा यहाँ पे ये जो लॉक है ये एंजाइम कंसिडर किया गया है और की जो है वो सबस्ट्रेट कंसिडर किया गया है, और एक्टोसाइड को रिजिड स्ट्रक्चर कंसिडर किया गया है, हार्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा जब इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा। जबकि इंड्यूस फिट नाम से ज़ाहिर है, इंड्यूस यानी फोर्स करना और फिट यानी फिट आना। इसका मतलब है एंजाइम को इतना जालिम न समझो, इतना ये भी सख्त नहीं है। जब इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो इसके एक्टोसाइड में थोड़ा बहुत चेंज आता है, स्लाइडली चेंज, ताकि सबस्ट्रेट जो है वो अच्छी तरीके से इस एक्टोसाइड में फिट आ सके। यहाँ पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये आपको मैंने मोबाइल दिखाया था। यहाँ पे आपको ये जो क्लिप्स नज़र आ रहा है जहाँ पे हम अपनी बैटरी को फिट करते हैं, आपने नोट किया होगा जब हम इसमें बैटरी डालते हैं तो ये थोड़े से इनवर्ड अंदर की तरफ जाते हैं ताकि बैटरी जो है वो अच्छी तरीके से इस मोबाइल में फिट आ सके। ये बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस का कि एक्टोसाइड में थोड़ा बहुत चेंज आता है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। आपको पता है कि ये एंजाइम है और ये ऊपर से सबस्ट्रेट है और ये इसका एक्टोसाइड है। तो जब एक्टोसाइड के अंदर सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है तो उसको हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, यानी एंजाइम भी है सबस्ट्रेट भी है, और ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए कम्प्लेक्स का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। फिर इसके अंदर एंजाइम इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और ये जो रिएक्टेंट है उसको कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, तो फिर उसको हम कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स, और उसके बाद इसको रिलीज़ किया जाएगा और एंजाइम जो है वो किसी और रिएक्शन के लिए फ्री हो जाएगा। तो ये बेसिकली 4 स्टेप है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हाउ एंजाइम स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को लेते हैं, जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर हमें ग्लूकोज देता है, और ये आप एक ज्योमेट्रिकल शेप देख सकते हैं कि वाटर को मैंने शो किया है और कार्बन डाइऑक्साइड उस तरह इसको मिल गए तो ये ग्लूकोज बना है। रिएक्शन 2 तरह के हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक।
एक्सो नाम से ज़ाहिर है एक्सपायर, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती हो तो उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे, और ऐसा रिएक्शन जिसको करने के लिए एनर्जी ज़रूरत है या ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी ऑब्जर्व करता है इर्द गिर्द से तो उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल अगर हम कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं तो हमें हीट देता है, तो लाजिम बात है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बैल हमारी तरफ निकल रही है। जबकि आप चाय पका रहे हैं, चीनी डाली है, मिल्क वगैरह सब कुछ डाला है, तो ये इस तरह डालने से सब कुछ मिलाने से पक जाएगा नहीं, इसको आखिरी हद तक आपको हीट प्रोवाइड करनी है, तभी आपका प्रोडक्ट यानी चाय में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहेंगे। यहाँ पे पूरे वीडियो का मेन पॉइंट है, अगर ये आप समझ गए तो यकीनन आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितनी भी रिएक्शन है, चाहे वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसको शुरू करने के लिए थोड़ी अमाउंट की एनर्जी लाजमी ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस ले लें, वो हमें एनर्जी देता है, हमें गर्म करता है, लेकिन अगर आप आग जलाते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी आपको जो वो इग्निशन के तौर पर आप तीली जलाओगे, तीली लगाओगे, मैचेस की तीली, तो वो एनर्जी आपको लाजमी देनी होगी। वो आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपको एनर्जी लाजमी तौर पर वो देगा। एंडोथर्मिक के लिए तो शुरू से भी एनर्जी देनी होगी और आखिर तक, वो तो लाजमी बात है, उसमें एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये स्टूडेंट का कंफ्यूज रहता है कि वो हमें एनर्जी देता है, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए आपको लाजमी छोटी सी अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट की एनर्जी देनी होगी, और इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी एवरी रिएक्शन नीड्स एनर्जी टू स्टार्ट, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो लिहाजा इस एक्टिवेशन एनर्जी को आप एक बैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पहाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट होता है इस तरह, नीचे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन इसको ये इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो थोड़ी सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो यहाँ पे आप एक बैरियर के तौर पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये अपवर्ड पहाड़ के तौर पर यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी हाई उतना रिएक्शन स्लो, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम उतना रिएक्शन फास्ट। लाजमी बात है, जितनी पहाड़ी कम होगी उतनी आप जल्दी उसको पार सकोगे, जितनी पहाड़ी बड़ी होगी इतनी आप मुश्किल से और ज़्यादा टाइम में उसको पार करोगे। एंजाइम क्या करता है, इस पॉइंट को पकड़ता है कि वो रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो आप ऊपर मैंने मेंशन किया है कि रिएक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है, ये इतनी बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो और ये ए और बी प्लस बी रिएक्टेंट है, उसको इतना पहाड़ी चढ़ना है तब वो ए बी प्रोडक्ट में चेंज होगा। जबकि एंजाइम के साथ यही एक्टिवेशन एनर्जी, यही पहाड़ी जो चूटी है, ये कम हो गई है और अब ए बी आसानी से इसको चढ़ करके ए बी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये एक रिएक्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये कन्वर्ट होता है वाटर और ऑक्सीजन में हमारे सेल के अंदर, और अगर एंजाइम ना हो तो इसके लिए एनर्जी चाहिए 86 किलो जूल पर मोल, और एंजाइम के साथ इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम की है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और सेल आसानी से ये 1 किलो जूल एनर्जी देगा, उतना ये रिएक्शन फास्ट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंजाइम किस तरह एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। तो बिल्कुल सिंपल आपको समझना है गौर से, यहाँ पे हमारी कंफ्यूजन रहती है। एंजाइम क्या करता है कि रिएक्टेंट को क्लोज लाता है। अगर एनाबॉलिज्म प्रोसेस, एनाबॉलिज्म मतलब छोटी चीज़ें मिलकर बड़ा चीज़ बनाता है। ये आप दो रिएक्टेंट यहाँ पे हमने लिए थे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इस तरह आपस में जोड़ते हैं, और आपको पता है कि ये एक दूसरे से दूर हो तो सबसे पहले ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तब रिएक्शन होगा ना। और अगर ये एंजाइम खुद इसको नज़दीक लाए तो वो जो इसको नज़दीक आने में जो एनर्जी खर्च करनी थी वो अब खर्च नहीं करनी पड़ी, और ये रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली क्लोज आ गए, और इस तरह ये जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है। अगर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो तो वो जो चीज़ को ब्रेक होना है, बड़ा मॉलिक्यूल को ब्रेक होना है, तो ये एंजाइम इसके ऊपर जोर देता है, प्रेशर प्रोवाइड करता है, वो इजीली तोड़ जाता है। इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करें, ग्लूकोज तोड़ता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये आप ग्लूकोज समझ सकते हैं, उसको ब्रेक करना है तो एंजाइम इसके ऊपर दोनों साइड पे प्रेशर लगाएगा और ये ईजिली टूट जाएगा।
इसके अलावा सबस्ट्रेट को ये करेक्ट ओरिएंटेशन में लाता है। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को आप देख लें कि ये एक इस तरफ है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस डाउन की तरफ है, तो क्या ये एक दूसरे से मिल सकते हैं? नहीं। सबसे पहले ये स्ट्रेट होगा, उसके बाद ही कंबाइन हो गए, तो इसमें टाइम लगेगा स्ट्रेट होने में। तो एंजाइम क्या करता है कि उसको इस तरह करेक्ट करता है और इसका जो टाइम है वो बचाता है कि ये खुद ब खुद करेक्ट हो जाता है। तो लिहाजा ये जो रिएक्टेंट है उसको करेक्ट ओरिएंटेशन में एंजाइम लाता है, टाइम बच जाता है और वहाँ पे एनर्जी जो खर्च करनी थी वो कम हो जाती है और रिएक्शन फास्ट हो जाता है। और 4 नंबर पे एंजाइम अपने अंदर बेहतरीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे चार्ज भी ज़बरदस्त हो, पीएच का कोई मसला ना हो और रिएक्टेंट को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। एक ज़बरदस्त रूम प्रोवाइड करता है एंजाइम अपने अंदर रिएक्टेंट के लिए, तो लिहाजा रिएक्शन जो है वो आसानी से हो पाता है। तो ये 4 वजूहात के ऊपर एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है तो पहाड़ी कम हो जाती है, और पहाड़ी कम हो जाती है तो रिएक्शन ईजीली उसको क्रॉस करके रिएक्शन तेज़ हो जाता है। लास्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, और ये यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आता है और जो पॉइंट हमें पढ़े वो यहाँ पे आप लिखते जाए, वही इसके कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि ग्लोबल प्रोटीन है, बायोकैटालिस्ट है, रिएक्शन के रेट को स्पीड को इंक्रीज करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जब रिएक्शन हो जाता है तो उसके बाद एंजाइम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। इसके अलावा एंजाइम स्पेसिफिक है अपने एक्शन के अंदर, एक्टिवेशन एनर्जी लो करता है, और एंजाइम की जो जितनी भी रिएक्शन है वो रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल मतलब एक रिएक्शन हो जाता है उसके बाद प्रोडक्ट और एंजाइम अलग अलग हो जाए, फ्री हो जाते हैं, एंजाइम फिर कोई और रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है। और इसके अलावा एंजाइम जो है वो सेंसिटिव है टेम्परेचर और पीएच के अंदर। अगर हमारे जिस्म के अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाती है और तो एंजाइम अपना काम छोड़ सकता है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, वो डीनेचर हो सकता है। इसके अलावा पीएच में भी अगर चेंज आए, इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे, तो फिर भी एंजाइम जो है वो डीनेचर हो सकते हैं। तो लिहाजा ये पूरा कॉन्सेप्ट था एंजाइम के ऊपर। उम्मीद है आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के ऊपर जल्दी अपलोड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।